हाय, मेरा नाम सिद्धि है और आज हम लोग प्ले के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। जैसे मैंने इसके बारे में आर्टिकल सबस्टैक में डाला हुआ है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप आर्टिकल भी पढ़ो और वीडियो देखो, बिकॉज फिर आपको ट्रैक रखने के लिए इजी पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें वीडियो में डालने की कोशिश करती हूँ जनरली। ओके। सो प्ले का पहला जो हमें क्वेश्चन पूछना है, कि खुद को पूछना है कि प्ले यानी क्या होता है, प्ले क्या रहता है, खेलना यानी क्या रहता है। ओके। तो खेलना यानी पहली जो चीज खेलने में लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, हम करते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं। मीन्स हम लोग जो जो चीज है, जो खिलौना है या जो एनवायरनमेंट है जहाँ हम रह रहे हैं या जो लोग हैं, हम उनको समझते हैं। हम समझते कैसे हैं? बाय उनको छू, टच करके, उठा के, थ्रो करके, छोटे बच्चे रहते हैं तो मुंह में डाल कर, टेस्ट करके, हम एक्सप्लोर करते हैं वो चीज को। वो पहला प्ले का फैक्टर रहता है। ओके। एक्सप्लोरिंग जो हम करते हैं वो हमारे सेंसेस से करते हैं। दूसरा जो पार्ट रहता है कि प्ले में जब हम खेलते हैं तो हम खुद से फोकस करते हैं वो चीज के ऊपर, हम खुद से वो टॉय की तरफ देखते हैं, हम खुद से वो पर्सन की तरफ देखते हैं, हमें कोई दिखाता नहीं है वो चीज। ओके। तीसरा चीज जो प्ले प्ले का फैक्टर रहता है कि प्ले में जनरली हम चीजें चेक करते हैं। कि आप अगर देखोगे तो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो चीजें तोड़ते हैं। इवन जो बड़े, हम प्लेफुल बड़े बोलते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? वो जनरली एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेक करते हैं, चेकआउट करते हैं अंदर क्या है, क्या चीजें हैं, और फिर समझते हैं और फिर वापस एक साथ करेंगे। तो एक टेस्टिंग वाला फेज रहता है। ओके। जब आप प्ले करते हो, खेलते हो, तो आप खेलने के बाद आपको रिलैक्स फील होता है, आप खुश रहते हो उसके बाद। ओके। एंड लास्ट इज दैट प्ले करने का, मीन्स खेलने का जो चॉइस रहता है वो हमारा रहता है, हम चूज करते हैं खेलना, हमें कोई बोलता नहीं है खेलने के लिए। ओके। अभी ये जो आपके 5 पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कि ये आपके प्ले में कैसे अप्लाई होते हैं। ओके। अभी प्ले जैसे सब डेवलपमेंट होता है, प्ले स्टेजेस में डेवलप होता है। ओके। और आप स्टेजेस स्किप नहीं कर सकते। बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वैसे ही स्टेजेस रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहते हैं। ओके। तो पहला जो आपका स्टेज रहता है इस सेंसरी प्ले। ओके। सेंसरी प्ले आप नॉर्मल बच्चों में भी देखोगे, बहुत छोटे रहते तभी वो करते हैं, मगर ये स्पेक्ट्रम के बच्चों में थोड़ा, बहुत से बच्चे ये एंड सेकेंड स्टेज में ज्यादा रहते हैं। ओके। तो सेंसरी प्ले यानी क्या? सेंसरी प्ले प्ले यानी क्या? वो प्ले जहां बच्चा बेसिकली चीजों को सिर्फ एक्सप्लोर करता है और एंजॉय करता है अपने सेंसरी सिस्टम को वो इनपुट दे के। जैसे पॉम पॉम है, पॉम पॉम सेंसरी प्ले है जहां बच्चा उसको स्क्विश कर सकता है, थ्रो कर सकता है, फ्लिप करके उसका लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकता है। या बॉल्स है, जैसे अभी अलग अलग टाइप के बॉल्स है। ओके। बहुत से बच्चे वो मुंह में डालते हैं, थ्रो करते हैं, बाउंस करते हुए देखते हैं। लाइट वाला बॉल रहता है तो वो लाइट आता है तो उनको पसंद आता है और जंप करते हैं उसके ऊपर से। ओके। टेंट में बहुत से बच्चों को बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि एक कट हो जाता है एनवायरनमेंट से, तो उनको पसंद आता है टेंट में बैठ के, उनको खेलना अच्छा लगता है। ओके। सेम वे जो आपके बीन बैग है, ये गद्दा है, जो हमारी ब्लैंकेट रहती है, हैवी ब्लैंकेट रहती है, वो है। तो मैं जब प्ले करती हूँ तो मुझे जब बच्चे घर पे आते थे मेरे पास, तो मुझे ये बहुत पसंद आता था गद्दा। जो हैवी ब्लैंकेट है वो बहुत पसंद आता था, क्योंकि उसके अंदर बच्चे जाके उसके अंदर रहते थे और उसके बाद फिर किक करते थे ब्लैंकेट को। और फिर अगर मैं उनके साथ पकड़ा पकड़ी खेलूंगी तो उनको पीकूबू खेलूंगी तो उनको पसंद आता था। ओके। तो ये भी सेंसरी प्ले में आता है। सेम वे जैसे अभी ये रैटल रहता है, छोटे बेबीज का रहता है, या ऐसे स्क्विशी टॉयज रहते हैं। तो ये स्ट्रिंग वाले जो टॉयज रहते हैं, तो अगर कोई बच्चा माउथ करता है तो वो स्ट्रिंग वाले टॉयज खा भी सकता है। तो इसके लिए इसके दूसरे वेरिएशंस आते हैं जहाँ ये स्ट्रिंगी चीजें बाहर नहीं रहती है। इसमें जनरली लाइट रहता है, मगर मेरे सब बच्चे जनरली लाइट को तोड़ देते हैं खेलते खेलते वक्त। ओके। तो सेंसरी टॉयज के अलग अलग टाइप्स, बहुत बहुत वेरिएशंस रहते हैं। तो ग्रेन्स बॉक्स रहता है, वाटर प्ले रहता है। तो वाटर प्ले यानी क्या? पानी
का बकेट या कुछ ऐसे ले लिया और वो 1/4 भर दिया और उसमें टॉयज डाल दिए, तो बच्चों को ये पसंद आता है। थेरापुट्टी यानी क्ले नहीं है, थेरापुट्टी अलग रहता है, वो ओटी ओटी के लोग यूज करते हैं और उसके टाइटनेस के टाइप्स रहते हैं। फिर शेविंग फोम रहता है, क्ले रहता है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, रैटल्स रहते हैं, बलून रहता है। बहुत से बच्चे जिनको चीजें मूव करते हुए देखना अच्छा लगता है, उनको बलून्स पसंद आते हैं बाउंस करने के लिए। ओके, तो ये सेंसरी टॉयज रहते हैं कि जहां बच्चा अपनी सेंसेस को एक्सप्लोर करता है, सेंसेस से एंजॉय करता है, टेस्ट करता है, अलग अलग टाइप के चीजें करता है ये सेंसरी टॉयज के साथ। ओके, तो ये पहले टाइप्स के टॉयज रहते हैं जो मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को पसंद आता है। कि सेकेंड टाइप के टॉयज जो है, सेकेंड स्टेज आफ्टर सेंसरी प्ले, जब बच्चा अपना सेंसरी सिस्टम से एक्सप्लोर करना उसका फिनिश हो गया होगा, तो आप देखोगे कि वो आगे बढ़ता है और कॉज एंड इफेक्ट प्ले में चला जाता है। तो उसको समझ में आने लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं और उसके बाद कुछ रिएक्शन आ रहा है। ओके, तो वो जब स्टेज बच्चा डेवलपमेंट उसका आ जाता है तो उसको ऐसे वाले टॉयज पसंद आने लगते हैं, जैसे म्यूजिकल टॉय है, अलग अलग, तो इसमें जाइलोफोन है, फिर ये लाइट वाला म्यूजिकल टॉय है, फिर ये पॉप अप वाला टॉय है। ओके, उसको तो बेसिकली बच्चे को समझ में आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ रिएक्शन आ रहा है, जैसे ये स्पिनर्स है, म्यूजिक, ये पुल वाला म्यूजिकल टॉय है, कि ये बबल्स है। ओके, तो ये बेसिकली सब टॉयज में कॉमन क्या रहता है कि बच्चा ये स्टेज में ये समझ में आता है उसको कि बाबा मेरे को, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिएक्शन मिल रहा है और वो करने की कोशिश करता है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्ले। Okay. The third stage of play is basic pretend play. Basic pretend play यानी झूठ मूठ का पानी पीना, पानी पिलाना, ब्रश करना, डॉल को ब्रश करवाना, पोंछना, वाइपिंग करना, कप से खाना खिलाना स्पून से। अभी ये जो स्टेज है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इधर जैसे आप देख रहे हो जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो एस्पेक्ट्स, बच्चे की समझ बढ़ रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो कॉग्निटिवली अभी बच्चे को ये समझ में आता है कि ये प्रिटेंड प्ले करने के पहले वो लोगों को ध्यान देने लगता है, वो अपने साथ क्या हो रहा है वो समझना उसको आता है, उसको झूठ प्रिटेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है, फिर उसको लोगों के साथ एंगेज करने का इंटरेस्ट आने लगता है बच्चे को, फिर उसके बाद उसको बैक एंड फोर्थ मीन्स मैंने कुछ किया, अभी तुमको मैंने पिला दिया, वैसे वाला तुम मुझे पिलाओ, ये वाला फंडा उसको समझ में आता है। तो ये एक एप्लीकेशन है, इधर एक गड़बड़ जो हम आगे जाके बात करेंगे, मगर ये एक एप्लीकेशन है जो बच्चा करता है, लाइफ पे एक्सपीरियंस करता है, वो खेल में दिखाता है। ओके, इसके बाद जो आपकी स्टेज आती है इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी प्ले। कॉम्प्लेक्स स्टोरी प्ले में बच्चा बेसिकली, उसमें अभी एबिलिटी आ जाती है कि वो जो उसका अटेंशन रहता है वो डायनामिक रहता है, मीन्स वो अपनी जो लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वो चीज़ें उसको समझ में आती है और वो चीज़ें वो याद करके एग्जीक्यूट कर सकता है, करके दिखा सकता है चीजों में। ओके, उसमें उसको लोगों के साथ एंगेज करने की एबिलिटी भी आ जाती है, तो उसको ये सीक्वेंस प्लानिंग की एबिलिटी आ जाती है। उसके बाद ये आपका कॉम्प्लेक्स स्टोरी वाला स्टेज आता है, और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जो इवन नॉर्मल बच्चों में हम लोग एज काउंसलर्स यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड बच्चे का एक्सपीरियंसेस क्या है, उसको क्या परेशान कर रहा है, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं, 6 साल के बिलो के जो बच्चे रहते हैं, नॉर्मल बच्चे भी अपनी जो परेशानी है वो डिटेल में बता नहीं पाते हैं, मगर आप अगर ड्राइंग यूज करो या प्ले यूज करो तो वो बता पाते हैं। तो ये एक एंड प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे की इनसाइड जो वर्ल्ड है वो एक्सप्रेस करता है। ओके, उसके बाद
जैसे अभी ये स्टेज जब आता है ना आपका, तो ये स्टेज में आप देखोगे कि बच्चा इवन पैरेलल दूसरे बच्चों के साथ, दो बच्चों के साथ पकड़ा पकड़ी खेला, अडल्ट के साथ पकड़ा पकड़ी खेला, अडल्ट के साथ पीकबू किया, दो बच्चों के साथ पीकबू किया, ऐसे सिंपल गेम्स खेल सकता है। जब वो आगे स्टेज के में जाता है तो फिर वो ग्रुप्स गेम्स के लिए रेडी हो जाता है। ओके, क्योंकि उसमें वो एबिलिटी आ जाती है कि वो ध्यान दे, अलग अलग लोगों के ऊपर ध्यान दे, प्लान करे, सीक्वेंस रूल्स समझे, रूल्स याद रखे, और ये सब इंफॉर्मेशन एक साथ याद रख के एग्जीक्यूट करे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको कि जैसे पकड़ा पकड़ी एक बहुत सिंपल गेम है, सब लोगों को लगता है कि सब खेल पाते हैं, मगर आप अगर जेन्युइनली पकड़ा पकड़ी खेलते हुए देखोगे तो आपको क्या करना पड़ता है। तो पहले आपको, लाइक अगर आपका डाइन है तो पहले आप अगर 5-6 बच्चों के साथ खेल रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से एक टाइम पे आपको सब लोगों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उनका बॉडी लैंग्वेज समझना पड़ता है कि कौन कहाँ जा रहा है। फिर आपको अपने माइंड में डिसाइड करना पड़ता है कि अब मैं किसको पकड़ने वाला हूँ। ओके, फिर आपको अपनी बॉडी से झूठ झूठ बोलवा के, सो दैट उसको मैसेज ना जा कि मैं तुमको पकड़ रहा हूँ, उसकी तरफ जाना होता है। अगर वो बंदा समझ गया आपकी झूठ और वो भाग गया तो उसी टाइम पे आपको चेंज करके दूसरा बंदा डिसाइड करना पड़ता है। तो ऐसे लगता है पेरेंट्स जब बोलते कि पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, मगर पकड़ा पकड़ी बाय डेफिनेशन इतना कॉम्प्लेक्स गेम है। और अगर आप बच्चे देखोगे तो हर उम्र में हर जनरेशन के जो बच्चे हैं वो पकड़ा पकड़ी के अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। तो हम पकड़ा पकड़ी बच्चों के साथ खेलते हैं, वो इनफ नहीं रहता उनको रेडी होने के लिए, उनको दूसरे बच्चों के साथ बच्चों पकड़ा पकड़ी खेलना सीखना आना चाहिए, और उसमें उनको रूल्स समझना सीखना आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये फेयरली कॉम्प्लेक्स स्किल्स लगती हैं ग्रुप गेम्स खेलने के लिए। ओके, तो आपका जनरली प्ले जो रहता है नॉर्मल बच्चों में भी ये स्टेजेस में डेवलप होता है। अभी ऑटिस्टिक बच्चों को जब हम प्ले सिखाते हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं। ओके, पहली जो गलती हम करते हैं इसकी हम ये भूल जाते हैं कि प्ले एक बच्चा चाइल्ड लेड टेक्निक है, प्ले एक चाइल्ड लेड स्किल है। कि बच्चा खुद वॉलंटरली स्टार्ट करता है, आपको प्ले नहीं सिखाना रहता है। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बड़ी गलती रहती है जो पेरेंट्स और थेरेपिस्ट करते हैं, क्योंकि वो प्ले सिखाने को बैठ जाते हैं। दैट इज नॉट द वे टू गो। आपको बच्चा पहला क्या, उसको क्या पसंद आता है वो पहले देखना है जब प्ले आप करते हो बच्चे के साथ। ओके, तो दूसरा जो एरर रहता है इस बाईपास स्टेज करना। ओके, और ये कनेक्टेड है पहले के साथ। जैसे आपका बच्चा अगर सेंसरी प्ले पे है, उसको सिर्फ सेंसरी प्ले समझ में आता है, उसमें अभी भी वो स्किल सेट्स नहीं आए हैं, अटेंडिंग के स्किल सेट्स नहीं आए हैं, लोगों की तरफ देखने के स्किल सेट्स नहीं आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आया है, वो अभी भी एक्सप्लोरिंग के स्टेज पे नहीं है, तो फिर आप बाईपास करके प्रिटेंड प्ले सिखाओगे तो उसमें कुछ मीनिंग नहीं है, वो रोबोट के जैसे होता है, वो स्क्रिप्ट रहता है। ओके, और यही एक स्टेज है कि जहां बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस रीडिंग करते हैं। जैसे आप जस्ट बिकॉज बच्चा प्रिटेंड प्ले कर रहा है उसका मीनिंग उसका प्ले प्रिटेंड प्ले पे नहीं आया है। आप ऑटिस्टिक बच्चे देखोगे तो ऑटिस्टिक बच्चों में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि मेरे एक पेरेंट ने मुझे बताया था कि पेरेंट बच्चा बहुत अच्छी तरह से प्रिटेंड प्ले करता है। ओके, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बट मुझे जब मैं बच्चे के साथ बात कर रही थी तो मुझे दिख नहीं रहा था कि वो वेरिएशन उतना पिकअप कर पा रहा है। तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि आप वीडियो बना दो और मुझे दिखा दो कि बच्चा कैसे खेल रहा है। और जब आपने वीडियो देखा तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा खेल रहा था वो पेपा पिग की जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी कर रहा था। तो मैंने मम्मी को बताया कि देखो पेपा पिग की स्टोरी कर रहा है, तो मम्मी ने बोला हाँ वो वैसे ही करता है और उसको वो पसंद आता है। ओके, तो दैट इज नॉट प्रिटेंड प्ले, बिकॉज आप प्रिटेंड प्ले देखोगे तो प्ले का पहला फंडा क्या रहता है, प्ले में वेरिएशंस एक्सेप्टेड रहते हैं। बच्चा प्ले करते वक्त वेरिएशंस एक्सेप्ट कर सकता है, इवन ऑटिस्टिक बच्चा प्ले करते वक्त वेरिएशंस एक्सेप्ट करता है। आपको लगता है बच्चा सिर्फ बॉल बाउंस कर रहा है, मगर वो अलग अलग तरीके से देख रहा है कि कहाँ से बाउंस, टेबल से गिरेगा तो कैसे होगा, नीचे से गिरेगा तो कैसे होगा, वॉल पे थ्रो करेगा तो कैसे होगा, वो वेरिएशंस ट्राई कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है। ओके, तो वो प्ले नहीं है, दैट्स अ स्क्रिप्ट।
दैट्स अ रिजिड स्क्रिप्ट, ओके। सेम वे दूसरा मेरा बच्चा है जिसकी पेरेंट मुझे बताती थी कि वो बहुत अच्छी तरह से प्रिटेंड प्ले करता है। मैंने बोला अच्छा, लोगों के साथ भी करता है? अच्छा, तो मैंने बोला आप करके दिखा दो। तो मैंने देखा कि वो प्रिटेंड प्ले तो कर रहा था पक्का, मगर वो कैसे कर रहा था, वो प्रिटेंड प्ले अपना भी रोल खुद डिसाइड कर रहा था, सामने वाला का रोल भी वो डिसाइड कर रहा था। तो बेसिकली वो सामने वाले को वर्बेटम बताता कि वो क्या क्या करना है उसने, और अगर वो बंदे ने कुछ अलग कर दिया तो वो अपसेट हो जाता था और प्ले गुस्सा कर देता था। सो अगेन दैट इज नॉट प्ले, ओके। सो आप जब प्ले करते हो तो आपको स्टेजेस मिस नहीं करनी है, आपको स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप जानी है। प्ले में आपका बच्चा सेंसरी प्ले में रहेगा, आपको अगर फिर उसके बाद आप कॉज एंड इफेक्ट प्ले पे, जब बच्चा रेडी रहेगा वो कॉज एंड इफेक्ट प्ले में चला जाएगा। अगर उसमें कॉज एंड इफेक्ट की समझ नहीं है तो वो कॉज एंड इफेक्ट प्ले में नहीं जाने वाला है, आप कितना भी उसको पुश करो और करते जाओ। और ये गलती जो थेरेपिस्ट और पेरेंट्स करते हैं, इसके कारण जब मुझे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बच्चा खेलता नहीं, उसको प्ले समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं आता? बिकॉज आप गलत चीज उसके पास से एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो है प्ले, सेंसरी प्ले और कॉज एंड इफेक्ट प्ले पे, और आप जा रहे हो उसको प्रिटेंड प्ले पे लेके जा रहे हो, ओके, या ग्रुप प्ले पे लेके जा रहे हो। तो ऑब्वियसली वो टास्क के जैसे होता है ना, उसको मजा नहीं आएगा जो चीज उसको करनी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स सेंसरी प्ले और कॉज एंड इफेक्ट प्ले ब्लॉक करते हैं। तो पेरेंट्स के दिमाग में जनरली एक पेरेंट्स और थेरेपिस्ट के दिमाग में एक गलत थॉट प्रोसेस रहता है कि प्ले ऐसी चीज है जो प्रोडक्टिव रहता है, कि उसने प्रोडक्टिव खेलना चाहिए, ओके। और उसमें पेरेंट्स को लगता है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल वो पजल लगा रहा है तो वो प्रोडक्टिव है, अगर वो ब्लॉक्स बना रहा है तो वो प्रोडक्टिव है। बट आप अगर याद रखो, जब हमने बिगनिंग में बात किया तो प्ले का कोई भी पॉइंट पे हम प्रोडक्टिव नहीं बोल रहे, राइट। प्ले इज सपोज टू बी फॉर फन, प्ले मजा आना चाहिए आपको, ओके। तो अगर बच्चा वॉलंटरली सेंसरी प्ले की तरफ जा रहा है, बच्चा वॉलंटरली कॉज एंड इफेक्ट प्ले की तरफ जा रहा है, तो आप बोलो कि मुझे प्रिटेंड प्ले चाहिए, या मुझे कॉम्प्लेक्स प्रिटेंड प्ले चाहिए, या मुझे ग्रुप गेम्स चाहिए, तो वो गलत है, बिकॉज वो लेवल पे ही नहीं है। उसका मजा सेंसरी प्ले और कॉज एंड इफेक्ट प्ले पे है। तो आप अगर वो ब्लॉक करोगे तो ऑब्वियसली उसको प्ले नहीं आएगा, वो खेलेगा नहीं, वो अपनी तरीके से फिर वही चीज सीख करता रहेगा एनवायरमेंट में, जो फिर आप ब्लॉक करते जाओगे और फिर आप थक जाओगे आफ्टर सम टाइम, ओके। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग फन। सेम जो मैंने पहले बोला कि प्ले इज नॉट सपोज टू बी, प्ले प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। प्ले का फंडा क्या रहता है? मजा आना चाहिए प्ले पे, करेक्ट। तो अगर मजा आ रहा है तो आप बिकॉज ऑफ बच्चा करते हुए ऑटिस्टिक दिखता है इसके लिए आप मजा उसका ब्लॉक करो, वो गलत है। अगर आपको लगता है कि वो जो चीज कर रहा है और आपको वो अटपटा सा लग रहा है, उसको फिर आप अपने बेडरूम में करने को सिखाओ, ओके। गलत कुछ नहीं है। उसको अगर जंपिंग करे, बाउंसिंग बॉल बाउंस करते हुए देखते देखते जंप करने को अच्छा लगता है तो उसको बेडरूम में करने दो ना, हॉल में मत करने को दो। बट उसके कारण उसको प्ले नहीं करने को देना है, वो गलत बात है, ओके। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है कि बहुत से बच्चे जनरली ऑटिज्म में सेंसरी प्ले और कॉज एंड इफेक्ट प्ले में अटके हुए रहते हैं, मगर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ बच्चे जो रहते हैं वो सेंसरी प्ले और कॉज एंड इफेक्ट प्ले उनको ओवरवेलमिंग लगता है, बिकॉज उनको वेरिएशन जनरेट करने को जमता नहीं है। तो वो बच्चे आप देखोगे कि अराउंड 5-6 साल के रहेंगे तो भी उनका प्ले आगे नहीं जाता है। वो सेंसरी प्ले जैसे 2 साल के थे तभी खेलते थे, वैसे ही सेंसरी प्ले आगे जाके भी खेलते हैं। तो वो बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो सेंसरी चीजें वो खेलते हैं ना, वही सेंसरी आप हॉबी में जनरेट कर सकते हो। जैसे जो बच्चों को थेरापुट्टी क्ले पसंद आता है, उनको आप पॉटरी पे शिफ्ट कर सकते हो। तो उनको वेरिएशन जनरेट करने की एबिलिटी नहीं है, मगर वो दूसरे लोगों की वेरिएशन, टीचर की वीडियोस की देख के वो जनरेट कर सकता है। जैसे मेरा एक बच्चा है जिसको पेंटिंग और ये सब बहुत पसंद आता है और वो बहुत रिजिड है। तो उसके मम्मी ने देखा कि उसका इंटरेस्ट कलरिंग में अच्छा है, उसको पेंटिंग अच्छा लगता है, तो उसने क्या किया कि वो दूसरे बच्चों के जैसे पेंटिंग करते हैं ना, जैसे आर्ट वाले बच्चे, उनकी जैसे नहीं कर सकता है वो। इसके लिए उसने क्या किया, उसने वीडियोस बनाए, वीडियोस उसको सिखाया, वीडियोस से आप आइडियाज लो
और आप पेंटिंग करो, क्राफ्ट एक्टिविटी करो। तो उससे क्या हुआ कि उसका जो प्ले इन पेंटिंग इनिशियली रिजिड रहता था वो अभी वेरिड होने लगा, बिकॉज वो खुद से आइडियाज जनरेट नहीं करने लगा, मगर वो फाइंड करके वो आइडियाज करने लगा। मगर कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों करते हो तो उसको मजा आ रहा था। मीन्स जब वो कर रहा था तो मम्मी को उसको बोलना नहीं पड़ता था कि तुम पेंटिंग करो, वो खुद ही से खुशी से करने को तैयार था। ओके, सेम वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा मैंने एक उस दिन दूसरे बच्चे को देखा जो बाकी सब काम करते हुए नाटक करता है, मगर मैंने उसको देखा कि वो तबला सीख रहा था। ओके, और वो इतना अच्छी तरह से वो तबला के जो हैंड मूवमेंट से वो देख रहा था और कर रहा था, जहां आपको दो अलग हैंड्स यूज करने हैं और फाइन मोटर यूज करना है, वो इतना अच्छी तरह से उसने पिकअप किया था वो चीज, और फास्ट पिकअप किया था। ओके, तो सेम वे क्या हुआ है, उसका सेंस म्यूजिक का जो इंटरेस्ट है, जब वो छोटा था तो उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था पहले से। ओके, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट मम्मी ने उसको मोल्ड किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न करने में। ओके, तो वैसे आप कोई कोई बच्चों को जिनको प्ले उनका रिजिड रहता है उनको आप एक्सपांड कर सकते हो बाय हॉबी। प्ले 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 जो है उनका सेंसरी प्ले है, उसको हॉबी में एक्सपांड करके। ओके, नेक्स्ट जो गड़बड़ पेरेंट्स करते हैं इसकी उनको प्ले और स्टिमिंग में फर्क समझ में नहीं आता है। ओके, प्ले और स्टिमिंग दिखते बहुत सिमिलर है मगर उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्ले बाय डेफिनेशन ऐसी चीज है जहां हम वेरिएशंस एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैं बच्ची के साथ खेल रही हूँ तो मैं अगर कुछ अलग करके दिखा दूंगी वही टॉय के साथ या वही टाइप के साथ टॉय के साथ, तो मेरा अगर बच्चा एक्चुअली प्ले कर रहा है तो वो 2-3 बार करने के बाद स्पॉन्टेनियसली इमिटेट करने की कोशिश करेगा वो प्ले। और वही मैंने आपको बोला था जब हम प्ले टेक्निक, टाइप्स ऑफ टेक्निक्स बात कर रहे थे, तो प्ले में वही टेक्निक वैसे नेचुरल इमिटेशन आता है कि बच्चा मैं कुछ कर रही हूँ वो देखता है, वेरिएशन करता है, ट्राई करता है, मुझसे मांगता है वो वेरिएशन, और तो एक बैक एंड फोर्थ रहता है। थ्रू दैट प्ले बच्चा मेरे एनवायरनमेंट में, मुझे एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को अगर बीन बैग पसंद आता है तो वो जनरली अगर से खुद से बीन बैग में रोली पोली करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं जाके उसको प्रेस करूँ, उसको गाड़ी गाड़ी करूंगी बीन बैग के साथ, तो अगर उसको पसंद आएगा तो वो मांगेगा और चीजें उसमें से। ओके, तो प्ले में बाय डेफिनेशन वेरिएशन एक्सेप्ट करता है बच्चा, वेराज स्टिमिंग में बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टिमिंग बाय डेफिनेशन इज अ रिस्पॉन्स, वो एक एंजाइटी का रिस्पॉन्स है। स्टिमिंग बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट उनका डिसरेगुलेटेड लगता है, अनकंट्रोल्ड लगता है, तो उनको कंट्रोल चाहिए एनवायरनमेंट में। इसके लिए वो एक हाथ टॉय या एक हाथ चीज के साथ रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं उनकी एंजाइटी कम करने के लिए। ओके, और अगर आप उनको इंटरप्ट करोगे वो चीज करते वक्त तो वो अपसेट हो जाएंगे और वो आपको इंटरप्ट करने को नहीं देंगे। सो इवन दो स्टिमिंग और प्ले दिखता सिमिलर है, इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है उनमें। ओके, नेक्स्ट एजुकेशनल टॉयज। ओके, ये एक न्यू, जैसे बोल रहे हो ना 20 साल लास्ट वाला फंडा है। ओके, एजुकेशनल टॉयज एजुकेशन के लिए रहते, प्ले के लिए नहीं रहते। ओके, क्यों? क्योंकि प्ले ऐसी चीज है जिसमें वेरिएशंस रहता है, उसमें एक राइट वे नहीं रहता, आप कुछ भी करोगे तो भी वो चलता है उसमें। और एजुकेशनल टॉयज वैसे नहीं रहता है। एजुकेशनल टॉयज आप कोई भी लेवल का लो तो उसमें एक सही तरीका रहता है करने का। तो एजुकेशनल टॉयज प्ले नहीं रहते, एजुकेशनल टॉयज ऐसे रहते हैं जो आप वर्क अलोन के लिए यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो गलती केयरर्स और मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, और ये जो मैंने जब मैंने ऑनलाइन सेशंस लेने को चालू किए तभी से मुझे ये ज्यादा दिखा। ओके, मुझे रियलाइज हुआ, उसके पहले मुझे रियलाइज नहीं होता था कि ये प्रॉब्लम है। ओके, कि पेरेंट्स बच्चे को सब टॉयज एक साथ दे देते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम के बच्चे एंड इवन नॉर्मल बच्चे आप सब टॉयज एक साथ दोगे तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओके, और फिर ओवरवेल्म होने के कारण क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या खेलना है, फिर वो जाके कोई कोई बच्चे वो छोड़ के दूसरा कुछ ले लेते हैं, या कोई कोई बच्चे एक ही टॉय 100 टॉयज रखे उसमें से एक टॉय उठाते हैं उसके साथ खेलते रहते हैं और बाकी सब इग्नोर मारते हैं। ओके, तो ये
इसके ये गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बेसिकली टॉयज को छोटे छोटे बैचेस में दो। जैसे आपने पहले देखा कि मैंने ग्रेन्स रखे हैं, तो मैं जनरली ग्रेन्स का बॉक्स अलग अलग रखूंगी, सब बॉल्स एक साथ अलग रख दूंगी, पॉम पॉम्स एक साथ रख दूंगी। तो उससे क्या होगा, मेरा बच्चा खुद समझ के मांग सकता है कि उसको क्या चाहिए, उसको पॉम पॉम्स चाहिए या बॉल चाहिए। मैं भी देख सकती हूँ कि उसको एक्चुअली क्या पसंद आता है, कौन सी चीज के साथ वो ज्यादा टाइम खेलता है, और उसको भी एक नया वर्ड आता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट टॉयज, वो बोल पाएगा कि मुझे पॉम पॉम्स चाहिए, या मुझे बॉल चाहिए, या मुझे शेविंग फोम चाहिए, या मुझे ग्रेन्स बॉक्स चाहिए। तो उसकी वोकैबुलरी उसमें डेवलप हो रही है। ओके। नेक्स्ट जो एरर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ पेरेंट्स और केयरर्स करते हैं कि उनको खेलना रेगुलेटेड मैनर में सिखाते नहीं है। तो इधर ये ऑटिज्म वाला फंडा रहता है कि जहाँ ऑटिस्टिक बच्चे दो एक्सट्रीम बिहेवियर्स दिखाते हैं। कोई कभी कभी वो कैसे करते हैं, वो कोई टॉय के साथ खेलते ही नहीं है ऑन द फर्स्ट गो, उनको खेलने का फंडा ही नहीं रहता है, वो सिर्फ भागते रहते हैं। या दूसरा एंड रहता है कि जहाँ वो एक हाथ कोई चीज लेते हैं और एक घंटे घंटे खेलते रहते हैं उनके साथ। सो दोनों बच्चों के लिए आपको प्ले सिखाना पड़ता है। ओके। तो आपको बेसिकली एक टॉय उनको चूज करवा के, अगर वो ऐसा बच्चा है जो खेलता नहीं है, उसको बोलना पड़ता है कि देखो 5 मिनट्स का टाइमर है, आप खेलोगे, और ब्लॉक करना पड़ता है सो दैट वो टॉय के साथ बैठे। अगर वैसे ब्लॉक करोगे तो जो बच्चा नहीं खेलता, आप देखोगे वो एक्सप्लोर करने को चालू करेगा, वो वेरिएशंस ट्राई करने को चालू करेगा, और उस हिसाब से वो समझने लगेगा कि वेदर उसको वो टॉय पसंद आता है या नहीं आता है। सेम वे जो बच्चा अनएंडिंगली खेलता है एक ही टॉय के साथ फॉर आवर्स एट स्ट्रेच, उसको वेरिएशन का कॉन्सेप्ट टॉयज के हिसाब से समझ में आता है। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे अभी सिर्फ मेरा फ्लेवर ऑफ द मंथ बॉल्स है, वो जाके 15 मिनट्स बॉल्स खेलने के बाद अगर उसको बोला बॉल्स फिनिश हो गया, अभी दूसरा कुछ चूज करो, तो जो बोर्डम रहता है, जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बच्चों में, वो बोर्डम का फंडा नहीं आता है। बिकॉज वो समझ पाते कि ठीक है, मेरा बॉल खत्म हो गया खेल के, और अभी मुझे अलग कोई चीज के साथ खेलना है। ओके। तो ये आपको ये बच्चों को सिखाना पड़ता है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को। लास्ट जो गलती पेरेंट्स इंडियन, ये स्पेशली इंडियन पेरेंट्स का जनरली रहता है कि हम एक प्ले एरिया क्रिएट नहीं करते। हम बेसिकली हमारे बच्चों को पूरा घर दे देते हैं खेलने के लिए। ओके। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि द मोमेंट आप पूरा घर देते हो बच्चे को खेलने के लिए, तो होता क्या है, पूरा घर की सब चीजें, लाइक जस्ट आप 2 सेकेंड वेट करके आपसे अपने घर के अराउंड जो चीजें आप बैठे हो उसके अराउंड सब चीजें देख लो, तो हर चीज टॉय हो जाती है। ओके। तो उससे क्या होता है, जो मैंने पहले बोला कि ओवरवेल्म होता है, बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है, फिर बच्चा इधर एक कोई चीज लेके खेलता रहेगा, गलत कोई चीज लेके खेलता रहेगा, या सिर्फ भागता रहेगा। ओके। और फिर जो लास्ट जो इशू रहता है इसकी, उधर से बहुत सारे बिहेवियर्स निकलते हैं। जैसे बच्चा बालकनी से चीजें थ्रो करना, किचन में जाके खाना कॉन्स्टेंटली, तो प्ले होने की जगह वो गलत चीजें करने को, चैलेंजिंग बिहेवियर्स दिखाने लगते हैं। तो उससे सबसे ईजिएस्ट जो ये रहता है कि आप जब बच्चे को खेलने को देते हो, प्ले अलोन देते हो या टॉयज खेलने को देते हो, तो पहले से उसको एक एरिया में रहने को सिखाओ। तो एरिया कैन बी अ मैट डाल दिया, उसके ऊपर बैठ के खेलने को सिखा दिया, बेबी गेट डाल दिया, बेबी पेन डाल दिया, बेबी पेन में खेलने को सिखा दिया, बेबी गेट लगा दिया, उसके अंदर सिखा दिया, तो एक एरिया बना के दे दिया कि बच्चे को समझ में आए कि आपको इसमें खेलना है। इनिशियली आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, बट जैसे बच्चे को समझ में आएगा तो फिर वो एरिया में बैठ के खेलेगा। उससे क्या होगा कि आपको जो दूसरे बिहेवियर्स है, वो बिहेवियर्स आपको चैलेंजिंग बिहेवियर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चा उधर से निकलेगा नहीं उतना इजीली। ठीक है। तो मेन पार्ट आपको ध्यान में रखना है एट द एंड, इसकी प्ले ऐसी चीज है कि वो बेसिकली काम के लिए नहीं रहता है, वो खेलने के लिए रहता है, मजे के लिए रहता है। और प्ले आपका एंड प्रोडक्ट रहता है ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटीज, जो बच्चा कर सकता है, उसकी जो स्किल्स डेवलप हुई है, उसका एंड प्रोडक्ट प्ले रहता है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले के स्टेजेस भगा नहीं सकते हो। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।